हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बुक फर्स्ट का क्लास 12th और जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और कितने मार्क्स का किस चैप्टर में से आपका जो वेटेज है नंबर का वो बन रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट बुक है जो उसमें से 35 नंबर का आपका थ्योरी आता है और 5 मार्क्स का आता है आपका शायद नहीं उसमें ना 30 मार्क्स का आता है आपका थ्योरी, 5 मार्क्स का आता है मैप, ठीक है। और ऐसी सेकंड वाली बुक में है उसमें भी ऐसा ही है, 5 मार्क्स का आएगा आपका मार्क्स मैप और जो आपका 30 नंबर का आएगा आपका थ्योरी। तो दोनों में से 70 नंबर का हो जाता है और 30 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल जो स्कूल में सबमिट होता है। तो गाइज आप इजीली जियोग्राफी में 90 प्लस नंबर ला सकते हैं, 80 to 90 इजीली आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करें तो। और आप आई होप कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये मिला है कि कोई सी भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इस पर और भी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। साथ साथ हम यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी के तो करवा रहे हैं, हिस्ट्री और आपकी जो फिज़िकल एजुकेशन है उसके भी करवा रहे हैं। और जो आपका फिज़िकल एजुकेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, ऑलमोस्ट मैं सभी को कवर करवाने की कोशिश करूँगा ताकि यहाँ पर जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े वो उनको कहीं दूसरे चैनल पे भागने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं इंग्लिश स्पोकन के नाम से, ठीक है। तो आप उस पर विज़िट कर इंग्लिश भी सीख सकते हैं। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आई होप कि अभी 100 पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही 1000 होते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च करूँगा इंग्लिश के लिए, जिसमें मैं बाय फेस पढ़ाऊँगा आपको, मतलब कि अपना फेस दिखा के, और इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊँगा, ठीक है। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो, क्योंकि जितनी अच्छी हम यहाँ से इंग्लिश सिखाएंगे उतनी अच्छी आपको शायद अदर चैनल पे मिले ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन हम बहुत अच्छे से एकदम बेसिक लेवल से सिखाएंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से। तो देखिए पहले चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति क्या है एवं उसके विषय क्षेत्र क्या है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो दिखा रखा है पहला पॉइंट, वे प्राकृतिक परिस्थितियां जिनमें मनुष्य रहता है तथा जिनसे वह प्रभावित होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर मानव रहता है ना, जहाँ पर मानव रहता है और कहीं ना कहीं जिनसे मानव प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पर्यावरण, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। देखिए वे प्राकृतिक परिस्थितियां जिनमें मनुष्य रहता है तथा जिनसे वह प्रभावित होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। मतलब कि जिन परिस्थितियों में, जिन प्राकृतिक परिस्थितियों में मानव रहता है और जिनसे वो प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जैसे देखो हम रह रहे हैं समाज में, तो क्या हम ज़मीन पे नहीं रह रहे हैं, बिल्कुल ही हवा है, ठीक है। हम जल भी कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, तो क्या है ये हम कहीं ना कहीं हमारा संपर्क किससे है, पर्यावरण से। किससे, पर्यावरण से, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण। आगे देखिए दिखा रखा है, वह विचारधारा जिसके अनुसार मानव के समस्त क्रियाकलापों को पर्यावरण द्वारा नियंत्रित माना जाता है, ठीक है। इसमें शायद मैंने एक पॉइंट नहीं लगाया जिससे हमें पता होना चाहिए था कि ये पूछा क्या जा रहा है। वह विचारधारा जिसके अनुसार मानव के समस्त क्रियाकलापों को पर्यावरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है वो कहलाएगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। एक मिनट। तो गाइस ये क्या कहलाता है, नियतिवाद। क्या कहलाता है, नियतिवाद। मैं वर्ड लिखना भूल गया, ठीक है, नियतिवाद, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। क्या कहलाता है, नियतिवाद कहलाता है। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने लिखी नहीं, बाकी सब चीज लिख दिया। आगे देखिए बता रखा है, वह विचारधारा जिसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन द्वारा समर्थ है तथा वह सक्रिय करता है, वे प्रकृति में विकास की संभावनाएं तलाशता है उससे और उसका शोषण करता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका संभावनावाद। क्या कहलाएगा, संभावनावाद, संभावनावाद, ठीक है। ये क्या कहलाता है, संभावनावाद। देखिए मैंने सारी चीज़ें लिखी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखी, तो क्या ही लिखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फिजिकल क्लासेस लेनी पड़ती है, फिर जॉब भी देखनी पड़ती है, फिर आपका यूट्यूब संभालना पड़ता है, फिर इंग्लिश वगैरह है, ऑलमोस्ट बहुत सारे काम तो हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है।
ये मेरा नंबर है 8178988103। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। अगर आपको इसके फुल नोट्स परचेज करने हो, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे आपका जियोग्राफी हो, चाहे आपका फिजिकल एजुकेशन हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर कर इन PDF को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का क्या अर्थ है? तो आइए देखते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद का अर्थ है कि मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा नियमित किए जाते हैं। मतलब इसमें ना जो भी क्रियाकलाप है ना, जो भी मानव कार्य करता है, वो किसके द्वारा निश्चित होते हैं? वो पर्यावरण के द्वारा होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? पर्यावरण। कि पर्यावरण के अकॉर्डिंग ही मानव को यहाँ पर चलना होता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल या पर्यावरण के तत्व बताइए। जो भौतिक भूगोल है और जो पर्यावरण के तत्व है, यानी कि जो पर्यावरण में हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें यहाँ पर बताएं। जैसे भू आकृति, आपने देखा होगा कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं भू आकृति है। मृदा है, कहीं पर काली मृदा है, कहीं पर सफ़ेद है। ठीक है, तो कहीं पर उपजाऊ है, कहीं पर बंजर है। तो ये क्या है? ये मृदा के प्रकार हैं। जलवायु है, कहीं पर अलग अलग जलवायु, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भारत है, भारत में ठंडी, गर्म और बरसाती तीनों जलवायु हैं। लेकिन आप USA साइड जाएंगे, चीन साइड जाएंगे, तो इस साइड शायद ज़्यादा वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको जलवायु। ठीक है, जल की आपूर्ति है, जैसे झील है, झरने हैं और भी चीज़ें हैं। प्राकृतिक वनस्पति है ना, जैसे आपने सुना होगा अमेजोन का जंगल, वो कहाँ है? ब्राज़ील में है। ठीक है, आगे प्राणी जात तथा वनस्पति जात। आपने देखा होगा कितने ही सारे प्राणी हैं पूरे वर्ल्ड में और कितने ही सारे वनस्पति की जात हैं, मतलब कि उनके वैरायटीज़ हो गए। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर बताई गई है। किसमें? भौतिक भूगोल में ये सारी चीज़ें आती हैं। पेपर में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है कि मानव भूगोल से क्या तात्पर्य है। जो मानव भूगोल है उससे क्या तात्पर्य है, ये हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है, इसमें वो चीज़ें आती हैं जो इंसान ने बनाई है, मतलब कि वो सारी चीज़ें जो इंसान के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, या जहाँ इंसान रहता है, जैसे गांव, शहर, मकान, सड़क, रेल लाइन, कारखाने इत्यादि मानव भूगोल में आती हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सा वर्ड ये बता रखा है कि मानव भूगोल वो सारे भूगोल जिसमें मानव जिसको किसने बनाया? मानव ने बनाया। जैसे मानव ने क्या बनाया? मानव ने बनाया गांव। ठीक है, मानव ने बनाया शहर, मानव ने बनाया मकान, मानव ने, और सड़क मानव, रेल लाइन मानव, कारखाने मानव ने। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मानव भूगोल। सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। ठीक है, आगे दिखा रखा है चौथा क्वेश्चन, मानव का प्रकृतिकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए जो मानव का प्रकृतिकरण है वो क्या है, ये स्पष्ट करना है। तो गाइस आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूं, आपने देखा होगा जब आदि मानव रहते थे वो क्या करते थे? उनके पास थोड़ी AC था, उनके पास थोड़ी कार थी, उनके पास कुछ था थोड़ी कि हवाई जहाज से उड़ के चले गए। तो वो जो लोग थे ना, वो क्या थे? मानव का प्रकृतिकरण था उसमें, कि मानव प्रकृति के अनुसार जीता था। कि मानव जैसे उसको भूख लगती थी तो पेड़ पौधे से कुछ चीज़ें ले लेता था। ठीक है, उसको शिकार करना होता था तो जानवरों को मारता था। ठीक है, उसको रहना होता था तो गुफाओं में रह जाता था। ठीक है, उनको पानी की आवश्यकता पड़ती थी तो सीधा नदी से जल ले लेते थे। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें थी। पहले थोड़ी था कि कोक पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये पी लिया, है ना। पहले सिर्फ क्या था? पानी था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया? आज की डेट में चीज़ें बढ़ गई। लेकिन पहले का जो मानव था वो प्रकृति के अनुसार जीता, कि प्रकृति से डरता भी था वो। लेकिन आज का मानव डरता है? बिल्कुल नहीं डरता। ठीक है, देखिए बहुत ईजी लैंग्वेज में दिखा रखा है, जब इंसान अपना जीवन प्रकृति के हिसाब से जीता है तो उसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया? जब मानव सारी चीज़ें जो मानव अपने जो भी कार्य हैं वो प्रकृति के अनुसार ही करता है। ठीक है, अगर उसको पानी चाहिए तो क्या करेगा? जल वहाँ नदी से ले आएगा। ठीक है, वर्षा का इंतजार करेगा, ऐसा करेगा ना। लेकिन आज मानव ऐसा थोड़ी करता है, लेकिन पहले ऐसा करता था। तो पहले क्या था? मानव का प्रकृतिकरण था, कि मानव प्रकृति के अनुसार जीता था, सारी चीज़ें प्रकृति के अनुसार हुआ करती थी। ठीक है, देखिए आगे दिखा रखा है दूसरा, पुराने समय में जब इंसान के पास तकनीक नहीं थी तब वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। यानी कि जब पहले के समय के जो लोग थे उन पे तकनीक थोड़ी थी, टेक्नोलॉजी थोड़ी थी, लेकिन वो किस पे जीते थे? वो सिर्फ प्रकृति पे जीते। जैसे कि अगर कहीं यहाँ से वहाँ जाना होता था तो वो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते थे, लाइक हॉर्सेस हो गए। ठीक है, हाथी वगैरह हो गए, या फिर जैसे डोंकी वगैरह हो गए, इन सब का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन आज का मानव क्या करता है? कार उठाता निकल जाता है। ठीक है, तो पहले क्या था? प्रकृति के अनुसार सारे जीते थे, या फिर मानव पैदल ही जा रहा है।
तो ऐसा होता था, मतलब कि मानव प्रकृति के अनुसार था। पहले सड़कें वगैरह नहीं थी, पहले जंगलों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर नदियों के द्वारा। लेकिन आज तो क्या सड़कें बना दी, आज हवाई जहाज से जा सकते हो। तो आज का मानव और पहले का मानव अलग था। तो पहले मानव किसके अनुसार था? प्रकृति के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है, मानव बारिश, सूरज, हवा और नदियों पर ही जीता था। मानव कैसे? जैसे मानव बारिश आती थी तभी, सूरज, हवा और आपकी नदियों पर ही जीते थे, ठीक है। जैसे आज क्या है, आज अगर सोचो नदी से अगर मीठा जल नहीं आएगा तो मानव क्या करेगा? आरओ लगा लेगा, आरओ से पानी को क्या कर लेगा? मीठा कर लेगा, ठीक है। बारिश नहीं आएगी तो क्या करेगा? कृत्रिम बारिश करवाएगा, यानी आर्टिफिशियल बारिश करवाएगा, ठीक है। अगर सूर्य नहीं आएगा तो क्या करेगा मानव? कि जैसे लाइट वगैरह है उससे हीट तापमान बढ़ाएगा, ठीक है। तो मतलब हीटर चला लेगा, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने विकसित कर ली हैं, ठीक है। हवा नहीं आएगा तो क्या करेगा? एसी चला लेगा, कूलर चला लेगा, पंखा चला लेगा। तो मानव क्या हो गया है? लेकिन पहले मानव ऐसा नहीं था। पहले मानव क्या करता था कि बारिश पे डिपेंड रहता था, सूरज पे डिपेंड रहता था, हवा पे और नदियों पर डिपेंड रहता था, जो चीज़ इनसे चाहिए होती थी, ठीक है। लेकिन आज का मानव ऐसे नहीं करता। आगे दिखा रखा है, आदि मानव प्रकृति की शक्ति से डरता था और उसकी पूजा करते थे। जो पहले के लोग थे क्या करते थे? प्रकृति से डरते थे। जैसे बहुत तेज वर्षा आ जाती थी और फिर बाढ़ वगैरह आते तो उनको लगता था कि हमने कुछ गलत कर दिया, इसलिए ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ऐसा हुआ करता था। तो ये क्या था? ये था मानव का प्रकृति का नहीं, यानी मानव प्रकृति के अनुसार जीता था, प्रकृति से डरता था, ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति का मानवीयकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी जो हमने इससे पहले वाला चौथा क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा मानव का प्रकृतिकरण, लेकिन यहाँ पर आ रहा है प्रकृति का मानवीयकरण, ठीक है। मतलब अब जो प्रकृति है किसके अनुसार चलने लगी? मानव के अनुसार। तो चलिए देखते हैं, दिखा रखा है आंसर, वह प्रक्रिया यह प्रकृति का मानवीकरण वह प्रक्रिया है जहां मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान और श्रम का उपयोग करके प्राकृतिक तत्वों को अपने समाज और जरूरतों के अनुरूप ढालता है। तो देखिए मानव ने क्या करा, अब मानव ना यहाँ पर प्रकृति को अपने अनुसार चला रहा है। जैसे उसने क्या करा कि जैसे पहले क्या होता था कि पानी, जो नदियाँ थी वो बह जाता था सारा पानी, लेकिन अब मानव ने क्या करा? बांध बना दिया, वहाँ पर डैम बना दिया बड़ा बड़ा, ठीक है। जैसे हीराकुंड बांध आपने सुना होगा, ठीक है, टिहरी बांध। तो ये क्या कर दिया, उन्होंने पानी को रोकना स्टार्ट कर दिया और पानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगे। जैसे कि अब पूरे 12 महीने नदी नहीं बह रही तो वो क्या करते थे, डैम में पानी बहुत सारा रोक के रखते थे। अब वो धीरे धीरे पानी वहाँ से छोड़ते हैं ताकि जो इनकेस अगर एक साल बारिश ना आए तो क्या हो, वो जो डैम में पानी जमा था उसी से जो किसान भाई हैं वो क्या कर सके, अपनी खेत की सिंचाई कर सके, ठीक है। ऐसा मानव ने करा। अब मानव ने क्या करा कि जैसे अब मानव को सड़कों का निर्माण करना था, किसका? सड़कों का। तो मानव ने क्या करा, पहाड़ के चट्टानों को तोड़ा, उनसे छोटी छोटी कंकड़ी निकाल के फिर उसका क्या नाम है, सड़क का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुआ? जब प्रकृति का मानवीकरण हो गया, जब मानव ने प्रकृति को समझा, उसके अनुसार कार्य करा, ठीक है। आगे देखिए दिखा रखा है, जैसे गर्मी से बचने के लिए मानव ने एसी और कूलर का निर्माण किया। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले मानव अगर गर्मी है तो वो सोचता था कि हवा चल जाए भगवान के द्वारा या फिर बारिश हो जाए जिससे थोड़ी सी ठंडक लगे। लेकिन आज का मानव ने क्या कर लिया कि बारिश हो चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी ही गर्मी हो, लेकिन मानव ने एसी का निर्माण कर लिया और कूलर का। जिसके कारण क्या हुआ, जब एसी और कूलर का निर्माण हो गया तो उनको हवा मिलने लगी, उनको गर्मी में मतलब कि जैसा वो चाहते हैं मौसम वैसा होने लग गया, ठीक है। ऐसा, ठीक है। तीसरा दिखा रखा है, दूरी कम करने के लिए मानव ने पहाड़ों में सुरंग इत्यादि जैसे कार्य किए। अब देखिए क्या करा कि मानव को क्या करना था कि एक जैसे कई बार होता है ना कि पहाड़ के उस पार जाना होता है हमें, तो पूरा घूम के जाना पड़ता है कई किलोमीटर। तो मानव ने क्या करा कि जो पहाड़ इत्यादि होते हैं उन्हीं में सुरंग कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया कि पहले मानव घूम के जा रहा था, अब मानव वहीं से जा रहा है, ठीक है। और मानव ने पहाड़ों से एक चीज़ और करा कि उनसे जो चट्टानें होती थी, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनको तोड़ तोड़ के क्या करा, अपने सड़कों का निर्माण करा, उसी से कहीं ना कहीं बालू वगैरह बनाया जिससे घर का निर्माण होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो प्रकृति को मानव ने क्या कर लिया, पूरा अपने अनुसार ढाल लिया, ठीक है। अब अपने अनुसार अकॉर्डिंग जो उसका यूज़ था वो अपने अनुसार करने लगे। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा प्रकृति का मानवीयकरण, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छे से अभी आपको समझ में आ रही हो। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक या दो दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवा के उनको भी आगे बोलिए कि वो भी ऐसा करें, ताकि ये वाली वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो सचमुच पढ़ना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आगे देखिए दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 6, नव निश्चयवाद की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो देखिए यह विचारधारा ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, की गई है। ये भी एक पॉइंट आपका बन सकता है, अगर पेपर में आपको नहीं आ रहा हो तो आप इसीलिए इसको एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। पहला दिखा रखा है, यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। क्या करता है, जो नव निश्चयवाद है वो
पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और समस्या को हल करने की भी बात करता है। जैसे अगर हम बात करें, पहले बिजली किस पे डिपेंड थी, जैसे कोयला पे, किस पे, कोयला पे। तो क्या हो गया, अब हमने कोयले को हटा के हमने क्या कर दिया, सोलर पैनल लगा लिए, ठीक है। और बांध से जैसे जल को रोक के हम उससे क्या नाम है बिजली बनाने लग गए। हमने पवन चक्की लगा के बिजली बनाने कर दिया। हमने और भी चीज़ों से, जैसे ज्वार भाटा जो नदी उसमें समुद्र में आता है, उससे हमने बिजली का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब है यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और समस्या का हम सुलझा भी लें, ऐसा यहाँ पर उपाय किया गया। किसमें, नवनिश्चयवाद में, ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको 2-3 बार वीडियो को देख के पढ़िए या फिर आप खुद से पढ़ सकते हैं लिख के, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये जो आपका इसका जो PDF है वो मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और स्पार्क कोचिंग सेंटर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम भी बना हुआ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा दिखा रखा है, इसके अनुसार पर्यावरणीय निश्चयवाद और दिखा रखा है संभावनावाद के बीच मार्ग को प्रस्तुत करता है। मतलब कि इसमें निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच का मतलब बताता है कि इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आगे तीसरा दिखा रखा है, प्रकृति पर जीत पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना एवं उसे विनाश से बचाना। देखिए, अगर आप प्रकृति को जीतना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ेगा, उसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसको वो करना चाहता है। प्रकृति की कुछ बातों को हमें मानना पड़ता है, तभी हम कहीं ना कहीं अपना विकास कर पाते हैं। और साथ ही साथ हमें पर्यावरण को नुकसान किए बिना, क्योंकि देखिए अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और वो जो हम छोड़ते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम दोनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर हम सोचो सारे पेड़ पौधे काट देंगे तो हम कहाँ से जीवित रह पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्रकृति को बचाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे चौथा दिखा रखा है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। इसमें बता रखा है, व्यक्ति को ना प्रकृति पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, मतलब कि वो उससे चाहेगा भी ना तो नहीं रह पा सकता, और वो अगर प्रकृति से हट के रहेगा तो अपना विकास नहीं कर पाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ना ही तो उसको छोड़ सकता है और ना ही उसको पकड़ सकता है, मतलब कि उससे काम होता रहेगा, मतलब करना ही पड़ेगा उसके साथ काम, ठीक है। ऐसा होता है ना कभी कभार कि हाँ किसी के साथ हमें काम करना ही पड़ता है तो जाके कुछ ना कुछ कार्य हो पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है, उदाहरण के लिए औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना तथा खनन करते समय अति दोहन से बचाना प्रक्रिया शामिल है। देखिए नवनिश्चयवाद में क्या प्रक्रिया शामिल है कि किसी भी चीज़ को इतना अधिक ना कर दें कि वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करने लग जाए, ठीक है। साथ साथ बता रखा है, जो खनन कार्य होता है उसको भी ना इतना अति दोहन नहीं करना कि खनन कार्य करते समय ही जो जमीन है वो भसक जाए और ज़्यादा, तो ऐसे कार्य नहीं करने, एक लिमिटेशन में सारे कार्य करने हैं, ठीक है। आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां, मानव भूगोल की उप शाखाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको जो मानव भूगोल है उसकी उप शाखाएं कौन कौन सी है, इसका आपको यहाँ पर वर्णन करना। हो सके 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाए, हो सके 1 का है, हो सके 2 का है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां दिखा रखा है, मानव भूगोल की विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है जो मानव भूगोल की विचारधाराएं हैं वो कौन कौन सी है, ये आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर चाहे तो सपोर्ट में से देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आपको मैं अगर आप डिमांड करेंगे तो पक्का मैं वीडियो बना के लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है ये मेरा नंबर है 8178988103 और मेरा नाम है बिट्टू कुमार, और मैं आपको यहाँ पर लगभग आपको इंग्लिश, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का जो 11th-12th का मैटर है वो भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं कि 6ठी से लेकर 12वीं तक भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर अपलोड करें ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।